इम्पोर्टेड साशे पैक वजीर-ए-आज़म दौरा रूस के बाद अमेरिका और फिर लंदन में बेशर्मी के झंडे गाड़ने के बाद शर्म का एक बहुत बड़ा टोकरा इसहाक डार की सूरत में वतन वापिस आ चुके, लेकिन इन्हें इसी पर सब्र न आया तो सिंध के इलाके दादू में तस्वीरें बनवाने पहुंच गए। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब जलालत किसी के मुकद्दर में लिख दी गई हो तो ऊंट के ऊपर बैठे शख्स को भी कोई कुत्ता काट लेता है। शुबाजी लीक्स पर तो मैं बात कर चुकी हूँ और जैसे जैसे शुबाज दा खड़ाक इन लीक्स की सूरत में आगे बढ़ेगा, इंशाअल्लाह हम अपने सुनने वालों को सूरत हाल से आगाह करते रहेंगे। खैर, अब बात करते हैं दादू शहर में शुबाज साहब की बनने वाली दुर्गत के बारे में, जिधर शुबाज साहब तस्वीरें बनाने की तमन्ना लेकर पहुंचे ही थे कि वहां पर सैलाब मुतासरीन ने इन्हें रोक दिया। शुबाज साहब को लगा था कि लोग इसकी सूरत के भूखे हैं और इसे देखते ही नवाज शरीफ जिंदाबाद के नारे लगाएंगे और वोट को इज्जत देने की बात करेंगे। शहबाज शरीफ की रूस और अमेरिका में आलमी रहनुमाओं के साथ बनवाई गई तस्वीरों को बड़े बड़े प्ले कार्ड्स पर प्रिंट करके दूर से इस नन्हे मुन्ने आलमी लीडर को देखने एक दूसरे पर सबकत लेते हुए आएंगे। मगर ये क्या, वो मुतासरीन तो सचमुच के मुतासरीन निकले। इन्होंने शहबाज साहब को अपना दुखड़ा सुनाना शुरू किया कि जनाब हमारे घर डुबो दिए गए, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ कोई आता ही नहीं। अब आप आए हैं तो हम बिल्कुल भी नहीं समझेंगे कि आप मांगने आए हो, मगर आपकी मजबूरी है, ऐसा हम सोच भी नहीं सकते, बस हमारी कुछ मदद ही कर दीजिए। शहबाज साहब को लगा था कि जैसे सिंध हुकूमत बिलावल के फोटो सेशन के लिए जाली मुतासरीन जमा करती है, वैसे ही इस इम्पोर्टेड वजीर आजम की हौसला अफजाई के लिए भी कोई स्टेज सजाया गया होगा। मगर पास में खड़े मुराद अली शाह का झुका हुआ सर देखकर ऐसा महसूस हो रहा था कि इसी ने कोई डंडी की है। हकीकी मुतासरीन को ही आगे आने दिया गया, जिन्होंने शहबाज साहब के लत्ते लेना शुरू किए तो शहबाज साहब को वहां से निकलने में ही आफियत महसूस हुई। और इससे ज्यादा खुशकिस्मती उन सैलाब मुतासरीन की थी कि इस मौके पर इन लोगों पर दहशतगर्दी के मुकदमे तो नहीं बनाए गए, क्योंकि सखर में ऐसा ही एक वाकया पेश आया था जिधर 100 लोगों पर दहशतगर्दी के मुकदमात सिर्फ इसीलिए बनवाए गए थे कि इन्होंने वजीर आजम से इमदाद की अपील की थी। इनका कसूर बस ये था कि वो बिन बुलाए मेहमान बनकर आए थे। जहन में रहे कि शहबाज साहब जब जब वजीर आला बने हैं तब तब सैलाब से पंजाब में बहुत नुकसान होता रहा है। ये लंबे लंबे बूट पहनकर पानी में खड़े हो जाते और फोटो सेशन करके वापस चल देते थे। इनकी आधी सियासत तो सैलाब पर होती है। ये लोग कभी सैलाब के असरात कम करने पर ध्यान नहीं देंगे, बल्कि इसी पैसे को अपने फोटो सेशन पर लगाएंगे। मीडिया को इश्तिहारात दिए जाएंगे, चंद गरीबों में कंबल, टिश्यू पेपर और मिनरल वाटर की बोतलें ऐसे तकसीम करेंगे गोया हातिम ताई की कब्र को लात मारे हों। यही इनकी सियासत का तरीकेकार है जिससे हर पाकिस्तानी वाकिफ हो चुका है। इसीलिए तो इन लोगों से हर जगह इनकी अहलियत पर सवाल होता है और ऐसे सवालात के जवाब देना तो ये लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते। और दादू के बारे में तो वहाँ के रिहायशी ये कहते हैं कि दादू की जमीनों को जानबूझकर बर्बाद किया गया। वहाँ के वडेरों ने अपनी जायदादों को बचाने के लिए सैलाबी पानी का रुख आबादियों की जानी मोड़ दिया था। लेकिन जैसा कि मैं बार बार कहती रही हूँ कि सिंध के बारे में खबरें देना जुए शीर लाने के मुतरादिफ है और इस वक्त दादू की सूरत हाल ऐसी है कि वहाँ पर एक इंसानी अलमिया पैदा हो चुका है। कितने लोग वफात पा चुके हैं, कितने घर उजड़ चुके हैं, कितने मवेशी और खेत बर्बाद हुए हैं, कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन इन दादो शुमार के मुताबिक जो कि सोशल मीडिया पर शेयर किए गए हैं, इनके मुताबिक सिंध में सैलाब के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हद तक पहुँच चुकी है। हर 24 घंटे के दौरान सांस, दमा और सीने की बीमारियों के हजारों केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। अब तक 40,000 के करीब अफराद जिल्दी अमराज में मुब्तला हुए। डायरिया के 17,919 से जायद केसेस रिपोर्ट हुए। मलेरिया के 3,622 और डेंगू के 64 मरीजों की तस्दीक हुई। महकमा सेहत के मुताबिक सैलाब से मुतासरा इलाकों में अब तक
75,000 से ज्यादा अफराद बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। इसके साथ साथ भूख और बेघरी की वजह से भी सिंधी अवाम की जिंदगी अजीरन हो चुकी है। इस सबसे तकलीफ दे बात यह है कि सिंध में डाकुओं की हुकूमत है, जो कि मुतासरीन तक इनका हक पहुँचते पहुँचते ना होने के बराबर कर देते हैं। बारहा केसेस सामने आते हैं कि इमदादी सामान बाजारों में सस्ते दामों बिकता दिखाई देता है। इस पर मीडिया तो कुछ बोल ही नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका में एक सहाफी के बिलावल से पूछे गए सवाल पर उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़े थे। तो ये तो फिर भी सिंध है। किसी को अपनी जान अपने हाथों से लेनी हो तो सिंध हुकूमत की कोई नाअहली रिपोर्ट करके तो दिखा दे, किसी कचरे के ढेर पर ही मिलेगा। आसान अल्फाज में बता दूं कि भले मीडिया बिक गया हो, लेकिन सोशल मीडिया ने लोगों में शारो आगाही पैदा कर दी है। अब लोग सवाल पूछते हैं और जवाब मांगते हैं। अब शहबाज शरीफ को एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि कभी पब्लिक में ना निकले, वरना अभी तो लोग जुबानी कलामी एहतजाज करती हैं, लेकिन किसी रोज अवाम बिला वजह मरने से तंग आकर इन्हीं हुक्मरानों को, शहबाज शरीफ को अशरफ गनी की तरह भागना पड़ेगा। जिस तरह से कल लंदन में मरियम औरंगजेब को कुछ पाकिस्तानियों ने ट्रोल किया, तब कुछ लिफाफों और कुछ लंडे के दानश्वरों में इखलाकियात का भूत सरायत कर गया है। हमारा मुल्क तबाह होना कब शुरू हुआ? जब हमने चोरों, लुटेरों, ईमान फरोशों, दीन फरोशों को इज्जत देना शुरू की। इसीलिए आज एक एटमी मुल्क भिखारी बन गया है। दुनिया हमारा मजाक उड़ा रही है। हमें अपने मुल्क के किसी भी इदारे पर भरोसा नहीं रहा, क्योंकि इन्हीं चोरों लुटेरों को हम इज्जत देकर अपने सरों पर बिठाते हैं। अगर हम इसी तरह इन चोरों, लुटेरों, ईमान फरोशों, दीन फरोशों को सरेआम बेइज्जत करते, इनसे नफरत का इजहार करते, इन्हें माशरे का इज्जतदार पर्सन ना बनाते, इन्हें दुदकारते, तो दूसरे लोग इससे सबक हासिल करते और इन जैसा बनने के बजाय अच्छा इंसान बनने की कोशिश करते और हमारा माशरा ठीक होता। यहाँ अच्छाई परवान चढ़ती, हम पर अच्छे लोग मुसल्लत होते, मगर यहाँ गंगा उल्टी समत में बह रही है। यहाँ हम चोरों, लुटेरों को इज्जत देते हैं, जबकि शरीफ और ईमानदार लोगों को बेइज्जत करते हैं। दुनिया हमसे आगे क्यों निकल गई? क्योंकि इन्होंने ऐसे चोरों, लुटेरों, ईमान फरोशों को इज्जत देना छोड़ दिया। इन्हें माशरे में बुरी नजरों से देखना शुरू किया, इनको कोई मकाम नहीं दिया, इन्हें दुदकारा, तब वहाँ अच्छाई परवान चढ़ी और इन्हें ईमानदार क़यादत मिली। आज वो तरक्की याफ्ता कहलाते हैं। लिहाजा मुझे ना मरियम औरंगजेब से कोई हमदर्दी है और ना इसके साथ होने वाले वाक़े पर अफसोस, बल्कि मुझे खुशी है कि हमारे लोगों में शऊर आ गया है। वो बुराई के खिलाफ खड़ा होना शुरू हो गए हैं और चोरों, लुटेरों से नफरत करना शुरू हो गए हैं। मगर इम्पोर्टेड टोले को इमरान फोबिया हो चुका है और अपनी हर नाकामी का जिम्मेदार इमरान खान को ठहराते हैं। सारा दिन मीडिया पर अपने बदनुमा थोबड़े लेकर कबूतरों के झुंड की तरह नमूदार हो जाते हैं। ऐसे में इसहाक डार को क्लीन चिट मिल गई है, वो वापिस आ रहा है, लेकिन इमरान खान के साथ डील हो रही है। 1100 अरब के केसेस माफ हो चुके, लेकिन इमरान खान के साथ डील हो रही है। रजीम चेंज के सारे मकासद पूरे हो चुके सिवाय अमरीकी मफादात के, लेकिन डील इमरान खान के साथ हो रही है। मरियम और नवाज शरीफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से क्लीन चिट मिलने वाली है, लेकिन डील इमरान खान के साथ हो रही है। ये बयानिया पिछले महीने से लाशोरी तौर पर इस कौम के दिमागों में डाला जा रहा है। इमरान खान के इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले तौहीन के केस से लेकर तोशाखाना और तोशाखाना से लेकर 20 केसेस 5% भी इमरान खान के लिए खतरनाक नहीं, लेकिन इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी कानूनी चाल चली तो इसको डील से तशबीह दी गई। जबकि तलाल चौधरी और दानियाल अजीज ने इन केसेस में माफी कभी मांगी नहीं। इन दोनों को माफी का मौका दिया गया, लेकिन इन्होंने माफी मांगी ही नहीं। माफी मांग लेते तो केस रफा दफा हो जाता। सुप्रीम कोर्ट का बकायदा फैसला है कि अगर माफी मांग कर गारंटी दी जाए तो केस खत्म। इसके अलावा दहशत गर्दी के केसेस में 1% जान नहीं। तोशाखाना के केस में आइटम्स यानी घड़ी, परफ्यूम, टाई टाइप की चीजें जाहिर करना जरूरी नहीं। FBI के कानून के मुताबिक आप इतनी मालियत की रकम लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि इमरान खान ने घड़ी बेचकर इसे सड़क की मुरम्मत करवा ली तो वो रकम अखराजात की मद में शो होगी। इमरान खान से ज्यादा ये कहेंगे कि घड़ी खरीदने के लिए पैसों का सोर्स ऑफ इनकम क्या है। इस केस का स्पीकर राजा परवेज अशरफ इलेक्शन कमीशन को भेज ही नहीं रहा था,
क्योंकि वो भी जानता था कि इस केस को कौन चलाएगा, और फिर कल को अपने असासों में बूट टाई परफ्यूम वगैरह शो ना करने पर इनके खिलाफ इंक्वायरियां होंगी। लेकिन इम्पोर्टेड टोले ने राणा सना के जरिए स्पीकर पर प्रेशर डालकर केस भिजवाया, और ऑडियो लीक में इलेक्शन कमीशन और राणा सना के गठजोड़ के बाद तोशा खाना का फैसला क्या होगा ये किसी से ढका छुपा नहीं। ऑडियो लीक के पीछे अगर अंकल होते तो अंकल कभी भी अपना सबसे अहम मोहरे चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को ना मरवाते, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में 2/3 इमरान खान की पक्की है, और ऐसे में 2/3 में वाहिद रुकावट सिकंदर सुल्तान राजा था। लेकिन वो भी डगड़ा गया। इस चीज को समझें, जब अब्बा बूढ़ा हो जाए तो औलाद के लिए बोझ बन जाता है। ऐसे में औलाद अब्बे से पीछा छुड़ाने के लिए उसकी मंजी स्टोर रूम में बिछाती है और फिर इससे पीछा छुड़ाती है। दूसरी चीज, इन हालात में सियासी जमातों से भी सबसे ज्यादा कम पॉपुलैरिटी इदारे की है, और ऐसे में इन्हीं लोगों के जरिए अगला बंदा अपॉइंट करवा के अगले 3 साल तक वो इस पॉपुलैरिटी के साथ नहीं चल सकते। एवं ही साइफर की तहकीकात की बातें नहीं हो रही। किसी को तो कुर्बानी का बकरा बनाना ही है, ताकि एक कुर्बानी दरियाए नील के हुजूर पेश करके दरियाए नील को ठंडा किया जा सके। अब देखना है कि कुर्बानी किसकी दी जाती। थैंक्स फॉर वॉचिंग।